बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। रशिया का मिसाइल दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है, कोई नहीं रोक सकता। 18 मार्च के इलेक्शन से पहले पुतिन का पार्लियामेंट में पॉलिसी खिताब। गौता बहरान के दरमियान पुतिन ने कहा, मिलिटेंट्स बाहर निकलने के रास्ते पर हमले कर रहे हैं, हमेशा सब्र नहीं कर सकते। अमेरिका यमन जंग में सऊदी अरब की मदद बंद करे, सेनेटर्स ने करारदाद पेश कर दी। मोहम्मद बिन सलमान ने पॉलिसियों में तब्दीली को जरूरी करार दिया, ईरान के खतरे का हवाला दिया। इस्राएली फौज ने कहा, लेबनान के साथ अगली जंग में हसन नसरुल्लाह को हलाक करना सबसे बड़ी कामयाबी होगी। कतर के अमीर अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, दोनों लीडर्स की फोन पर बातचीत। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई एतदाल पसंदों और इंतहा पसंदों के बीच है, दिल्ली में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला का खिताब। मोदी ने कहा, मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। लोन्स और ईएमआईज महंगे हो जाएंगे, बैंकों ने सूद की शरहें बढ़ा दी। पीएनबी स्कैम के सिलसिले में 41 जायदादें जब्त, हैदराबाद के करीब 500 करोड़ का पार्क भी शामिल। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। रशिया के पास एक ऐसा मिसाइल है जिसे कोई छू नहीं सकता। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह बात कही। उन्होंने चौथी बार सदारती इलेक्शंस लड़ने से पहले अपनी पॉलिसी का खुलासा करते हुए यह बात बताई। रशिया में अगले 17 दिनों में यानी 18 मार्च को इलेक्शंस होने वाले हैं। उन्होंने कई नए हथियारों को पेश किया, जिनमें एक ऐसा मिसाइल भी शामिल है जो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। अपने वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने कहा कि यूरोप और एशिया में अमेरिका के शील्ड्स भी इस मिसाइल को नहीं रोक सकते। उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों से लैस क्रूज मिसाइल्स और सबमरीन का भी जिक्र किया। 2 घंटे की अपनी इस तकरीर के दौरान जो उन्होंने पार्लियामेंट में की, पुतिन ने कहा कि वो रोजगार के मौके बढ़ाना चाहते हैं और लोगों की औसत उम्र में इजाफा करना चाहते हैं। उन्होंने अगले 6 साल में रशिया में गरीबी को कम करने का वादा किया। पुतिन ने कहा कि साल 2000 में रशिया में 42 मिलियन लोग गरीबी की लकीर के नीचे रहते थे और आज ये तादाद 20 मिलियन है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि आज रशिया एक ऐसा मुल्क है जो मौशी और फौजी एतबार से काफी ताकतवर है और काफी सलाहियतें रखता है। रशिया की फौजी ताकत दुनिया में अमन बरकरार रखने के लिए है, लेकिन अगर कोई रशिया के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करता है तो उसका फौरी जवाब दिया जाएगा। सदर पुतिन ने कहा कि सीरिया में रशिया के फौजी ऑपरेशन से यह जाहिर होता है कि मुल्क की फौजी सलाहियतें बढ़ी हैं। उन्होंने रशिया की कामयाबियों का जिक्र करते हुए क्राइमिया मामले का भी हवाला दिया। सीरिया के गौता में सीज फायर के दावों के बावजूद हवाई हमलों की खबरें मिल रही हैं। गौता के अलग अलग मकामात पर हमलों में कम से कम 5 सिविलियंस हलाक हो गए। मकामी लोगों के हवाले से अल जजीरा चैनल ने यह बात बताई। सीरिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने, जो बरतानिया से काम करती है, बताया कि गौता में 18 फरवरी से हमलों में मरने वालों की तादाद 600 से ज्यादा हो गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 24 फरवरी को सीरिया में 30 दिन की जंगबंदी की करारदाद मंजूर की गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही यह सीज फायर टूट गया। इसके बाद 26 फरवरी को रशिया ने कहा था कि वो इंसानी बुनियादों पर रोजाना 5 घंटे हमलों में वक्फा देगा ताकि गौता के लोग महफूज रास्तों से बाहर निकल सकें। गौता लंबे अरसे से सीरियन फौज की घेराबंदी का शिकार है, जहां 4 लाख सिविलियंस फंसे हुए हैं। गौता में जबतुल फतेह शाम से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट्स का कंट्रोल है। रशिया के एक फौजी जनरल ने इल्जाम लगाया कि सीरिया के बागियों ने उस इंसानी राहदारी पर शलबारी की है जो सीरिया की हुकूमत के साथ मिलकर बनाई गई थी ताकि घेराबंदी का शिकार लोग बाहर निकल सकें। उन्होंने कहा कि बागी उस रास्ते पर शलबारी करते हुए तख्लिये के काम को रोक रहे हैं जिसकी निगरानी सीरिया और रशिया की फौजें कर रही हैं।
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी है कि गौता में मिलिटेंट्स के हमलों के ताल्लुक से हमारा सब्र हमेशा नहीं रहेगा। सीरिया के ज्यादातर इलाकों में शिकस्त के बाद बैरूनी मुल्कों की ताईद रखने वाले मिलिटेंट्स गौता में जमा हो गए हैं। पुतिन ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ मॉस्को में मुलाकात के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गौता से रशिया के सफारत खाने और ट्रेड मिशन पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि क्या हम हमेशा के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? यकीनन नहीं। उन्होंने कहा कि गौता से बमबारी मुसलसल की जा रही है। बाज़ वक्त तो मिसाइल्स और मोर्टार शेल्स की तादाद 50 से 60 होती है। यूरोपीय यूनियन ने रशिया, ईरान और तुर्की से कहा है कि वो सीरिया में खून खराबा बंद कराएं। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने ईरान और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स मोहम्मद जवाद ज़रीफ और मेवलूद कावुसोग्लू के साथ मिलकर सीरिया में अमन बातचीत के लिए कोशिशें की हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि उन्होंने इन तीनों वजीरों को खत लिखते हुए उनसे कहा कि वो खून खराबा खत्म करने में मदद दें। 26 फरवरी को लिखे गए इस खत में यूरोप की आला ओहदेदार ने कहा कि इन तीनों मुल्कों को इस बात को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए कि लड़ाई बंद हो, सीरिया के मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाया जाए, दवाएं पहुंचाई जाएं। इस खत की नकल 28 यूरोपीय मुल्कों के वजीरों और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को भी भेजी गई। रशिया के एक सिक्योरिटी ओहदेदार ने कहा कि अमेरिका ने सीरिया में तकरीबन 20 फौजी अड्डे कायम किए हैं। ये अड्डे उन मकामात पर कायम किए गए हैं जहां पर कुर्दों का असर है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के एक ओहदेदार ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सीरिया बहरान में बैरूनी मुदाखलत की वजह से अमन और इस्तेहकाम की बहाली की कोशिशें मुतासर हो रही हैं। सीरिया की हुकूमत की तरफ से भेजा गया एक काफिला अफरीन पहुंच गया है, जहां तुर्की ने 1 महीना पहले फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। इस इमदादी काफिले के जरिए 5000 बेघर लोगों की मदद की जाएगी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की निगरानी में यह इमदादी काफिला भेजा गया है। यह पहला मौका है जब इस साल रेड क्रॉस और सीरिया के ओहदेदारों के दरमियान इस सिलसिले में कोई समझौता हुआ है। रशिया और सीरिया ने गौता के करीब जहरीली गैस इस्तेमाल करने का इल्जाम रद्द कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि सीरिया की हुकूमत ने काफी पहले जहरीली गैस और केमिकल हथियार नाकारा बना दिए हैं। अमेरिका के बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने एक करारदाद पेश करते हुए यमन जंग के लिए अमेरिका की फौजी मदद फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स, सेनेटर माइक ली और सेनेटर क्रिस मर्फी ने यह करारदाद पेश की है, जिसमें यमन में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों के हमलों की ताईद और मदद बंद करने पर जोर दिया गया। बर्नी सैंडर्स ने दूसरे सेनेटर्स के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यमन में अमेरिका का रोल गैर दस्तूरी और गैर कानूनी है। सऊदी इत्तेहाद के लिए अमेरिका की फौजी मदद फौरी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई अमरीकी इस बात से वाकिफ नहीं है कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी और अलहूसी बागियों के दरमियान तबाहकुन लड़ाई की वजह से यमन के अवाम को काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। कई अमरीकियों को यह बात नहीं मालूम कि अमरीकी फौजें इस जंग में सऊदी अरब की तरफ से सरगर्मी से हिस्सा ले रही हैं। उन्हें इंटेलिजेंस खबरें दे रही हैं और हवाई जहाज़ों की एयर रिफ्यूलिंग की जा रही है, जिनके जरिए बम गिराए जाते हैं और हज़ारों लोगों को मारा जाता है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि यमन जंग में अब तक 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 40,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। गैर सरकारी तादाद से कहीं ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि यह दुनिया का सबसे बदतरीन इंसानी बहरान है। सऊदी अरब की नाकाबंदी की वजह से यमन के कोई 22 मिलियन लोग इंसानी मदद के मोहताज हैं और 11 मिलियन लोगों को फौरी मदद की ज़रूरत है। इसके अलावा यमन में हैज़े की बदतरीन वबा फैल गई है। WHO ने वार्निंग दी है कि आने वाले दिनों में बारिश के मौसम में यह वबा और ज़्यादा संगीन हो सकती है। सऊदी अरब ने यमन से मुतल्लक यूनाइटेड नेशंस के नए नुमाइंदे की तायद की है। इस्माइल ओल शेख अहमद ने यमन में अमन कायम करने की कोशिशों में नाकामी पर ओहदा छोड़ दिया है, जिसके बाद उनकी जगह मार्टिन ग्रिफ्थ को मुकर्रर किया गया है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने नए नुमाइंदे से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि मुल्क में पिछले साल करप्शन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम एक शॉक थेरेपी है, जिसकी मुल्क को जरूरत है ताकि बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले करप्शन को खत्म किया जा सके। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि आपके जिस्म में हर तरफ कैंसर है, ये करप्शन का कैंसर है। आपको कीमोथेरेपी और शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, वरना कैंसर आपके पूरे जिस्म को खा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप इस लूटमार को नहीं रोकेंगे तो मुल्क बजट में मुकर्रर किए गए अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि करप्ट शहजादे बहुत कम तादाद में हैं, लेकिन बुरे काम करने वालों को ज्यादा तवज्जो हासिल होती है। इससे शाही खानदान को नुकसान हो रहा है। लेबनान के बारे में प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि वजीर आजम साद हरीरी हिजबुल्लाह के मुकाबले में ज्यादा बेहतर पोजीशन में हैं।
اپنے گھریلو اور علاقائی پالیسیوں اور منصوبوں کے بارے میں کراؤن پرنس نے کہا کہ سعودی عرب کی ترقی کے لیے اور ایران جیسے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پالیسیوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جو ضروری ہیں. انہوں نے کہا کہ کامیابی کے لیے تبدیلیوں کی یہ رفتار بھی بہت ضروری ہے. پرنس محمد سعودی عرب کے وزیر دفاع بھی ہیں اور وہ سعودی عرب کے معاشی معاملات کی کمان بھی سنبھالے ہوئے ہیں. ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ بہت جلد وہ سعودی عرب کے بادشاہ بھی بن سکتے ہیں. دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے. میں ہوں شجیع اللہ فراست. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. رشیا کا میزائل دنیا میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے, کوئی نہیں روک سکتا. 18 مارچ کے الیکشن سے پہلے پوٹین کا پارلیمنٹ میں پالیسی خطاب. غوطہ بحران کے درمیان پوٹین نے کہا ملیٹنٹس باہر نکلنے کے راستے پر حملے کر رہے ہیں, ہمیشہ صبر نہیں کر سکتے. امریکہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد بند کرے, سینیٹرز نے قرارداد پیش کر دی. محمد بن سلمان نے پالیسیوں میں تبدیلی کو ضروری قرار دیا, ایران کے خطرے کا حوالہ دیا. اسرائیلی فوج نے کہا لبنان کے ساتھ اگلی جنگ میں حسن نصر اللہ کو ہلاک کرنا سب سے بڑی کامیابی ہوگی. قطر کے امیر اگلے مہینے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے, دونوں لیڈرز کی فون پر بات چیت. دہشت گردی کے خلاف لڑائی اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے بیچ ہے, دہلی میں جارڈن کے شاہ عبداللہ کا خطاب. مودی نے کہا مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے. لونز اور ای ایم آئیز مہنگے ہو جائیں گے, بینکوں نے سود کی شرحیں بڑھا دی. پی این بی اسکیم کے سلسلے میں 41 جائیدادیں ضبط, حیدرآباد کے قریب 500 کروڑ کا پارک بھی شامل. جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو اسرائیل کے ایک فوجی عہدیدار نے کہا کہ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کو ہلاک کرنا لبنان کے خلاف آئندہ جنگ میں فیصلہ کن کامیابی ہوگی. اسرائیل کے میجر جنرل یعقوب براک نے کہا کہ اگر ہم اگلی جنگ میں نصر اللہ کو مار دیں گے تو یہ ایک فیصلہ کن کامیابی ہوگی. انہوں نے کہا کہ مستقبل کی کوئی بھی جنگ اب تک کی جنگوں سے بہت الگ ہوگی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی زمینی فوجیں لبنان کے علاقے میں بھیجے جانے کے لیے تیار ہیں اور وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ اندر تک لبنان میں جائیں گی. انہوں نے کہا کہ اگلی جنگ کئی دنوں کی جنگ نہیں ہوگی لیکن یہ کئی مہینوں کی جنگ بھی نہیں ہوگی. حال ہی میں اسرائیل کے آرمی چیف کے ترجمان نے بھی کہا تھا کہ لبنان کے ساتھ اگلی جنگ میں حزب اللہ لیڈر کو نشانہ بنایا جائے گا اور نصر اللہ ٹارگٹ ہوں گے. برطانیہ کے پرنس ولیم اسرائیل اور فلسطین کا دورہ کرنے والے شاہی خاندان کے پہلے رکن بنیں گے. لندن میں شاہی محل کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا. اس دورے کے دوران وہ جارڈن بھی جائیں گے. ولیم کے دورے کے اعلان پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے خوشی کا اظہار کیا ہے. یہ دورہ موسم گرما میں ہوگا. حماس کے سیاسی شعبے کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن نے ایجپٹ کا دورہ پورا کر لیا ہے. ایجپٹ میں 3 ہفتے گزارنے کے بعد یہ ڈیلیگیشن غازہ واپس پہنچ گیا. اس موقع پر ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ دورہ بہت کامیاب رہا. اس دورے کے دوران ایجپٹ کے لیڈر کے ساتھ نہ صرف فلسطین بلکہ دوسرے معاملات پر بھی بات چیت کی گئی. اس ڈیلیگیشن میں غزہ کے علاوہ بیرونی ملکوں میں رہنے والے حماس لیڈرز بھی شامل تھے. اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں.
इराक की हुकूमत ने कहा है कि उसे मुल्क में इस्तेहकाम कायम करने की कोशिशों में रशिया की मदद हासिल हो रही है। रशिया का दौरा करने वाले एक इराकी डेलीगेशन के चीफ इब्राहिम जाफरी ने कहा कि किसी भी जंग के बाद अकेले बहाली के काम करना बहुत मुश्किल होता है। मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रशिया हमारी मदद कर रहा है, हम मालूमात का तबादला कर रहे हैं। रशिया सिक्योरिटी के शोबे में भी काफी मदद दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अलग अलग हमलों में कम से कम 6 पुलिस वालों को हलाक कर दिया और कई बस मुसाफिरों का अगवा कर लिया। बताया गया कि मंगल की रात कंधार और उरुज़गान सूबों के दरमियान एक बस को रोका गया, जिसके बाद 30 लोगों का अगवा किया गया, जिसमें 19 पुलिस वाले भी शामिल हैं। हमलावर फौजी वर्दी में थे। दूसरे वाक़े में एक पुलिस चेक पॉइंट पर हमला किया गया। ये वाक़या कंधार में पेश आया, जिसमें 6 पुलिस वाले हलाक और 5 जख्मी हुए। तालिबान ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी कबूल की और जिन पुलिस वालों का अगवा किया गया उनके बारे में कहा गया कि वो जिंदा हैं। हालिया अरसे में तालिबान के हमलों में इजाफा हुआ है। एक दिन पहले सदर अशरफ गनी ने तालिबान को पेशकश की थी कि वो असल धारे में शामिल हो जाएं और एक सियासी पार्टी की हैसियत से उन्हें तस्लीम किया जाएगा। कतर की हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अमीर शेख तमीम अप्रैल में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों लीडर्स के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस मौके पर उन्होंने खित्ते के हालात और दोनों मुल्कों के दरमियान पार्टनरशिप के मौकों को बढ़ाने पर भी बातचीत की। इसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने कतर के अमीर को वाशिंगटन दौरे की दावत दी। दोनों लीडर्स ने मुत्तहिदा GCC और इलाकाई ताउन की अहमियत से इत्तेफाक किया ताकि इलाकाई खतरात से निमटा जा सके और खित्ते की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। कतर सऊदी इत्तेहाद की नाकाबंदी का शिकार है, जिस पर दहशतगर्दी की मदद का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन कतर ने हमेशा इन इल्जामात से इनकार किया है। पिछले साल ट्रंप के सऊदी दौरे के बाद ही कतर के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद ने पाबंदियां लगाई थी। हाल ही में खबर में कहा गया था कि ट्रंप कतर बहरान को हल करने के लिए खलीजी मुल्कों के लीडर्स से मुलाकातें करेंगे। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई अलग अलग मजहबों के दरमियान लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई एतदाल पसंदों और इंतहा पसंदों के बीच है। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस्लामी तहजीब और एतदाल और मुफाहमत के फरोग पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह लड़ाई तमाम मजहबों से ताल्लुक़ रखने वाले एतदाल पसंदों और उन तमाम तबकात की लड़ाई है जो इंतहा पसंदी, नफरत और खून खराबे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि खबरों में जो सुना जाता है और मजहब के बारे में जो दिखाया जाता है, इसी वजह से लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इसलिए शक व शुबा पैदा हो रहा है क्योंकि लोग दूसरों के ताल्लुक से ज्यादा नहीं जानते। इस तरह की नफरत की आइडियोलॉजी मजहबी तालीमात को मस्क करके पेश करती है, जिसके जरिए जंगों और टकराव को हवा दी जाती है और जराइम और दहशतगर्दी को दुरुस्त ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि इन बातों को हमें संजीदगी से लेना चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि ऐसी बातों पर हम सच के रास्ते से हट जाएं, बल्कि हमें मिलकर इंसानियत को साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि मजहब ने ही तमाम तहजीबों को यकजा किया है। मोहब्बत, रहम दिली और रवादारी वो कदरें हैं जिन पर दुनिया के करोड़ों मुसलमान और गैर मुस्लिम यकीन रखते हैं। ये कदरें हमें एक दूसरे से बांधती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि खून खराबे और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजों का मुकाबला मजहब के पैगाम, कदरों, उसूलों और तहजीब और तमद्दुन की ताकत से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी मजहब खून खराबे और अदम बर्दाश्त की तालीम नहीं देता। जो लोग बेकसूर लोगों पर ज़ालिमाना हमले करते हैं, उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मजहब की रूह गैर इंसानी नहीं हो सकती। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन ने तमाम मजहबों और अकीदों और तहजीबों की सरपरस्ती की है और यही हिंदुस्तान की ताकत और पहचान है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया भर में अमन का पैगाम पहुंचा रहा है। मोदी ने रिमार्क किया कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के दरमियान मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों मुल्कों के बीच 12 समझौतों पर दस्तखत किए गए। इनमें से 12 समझौतों का ताल्लुक डिफेंस, हेल्थ केयर और कल्चरल एक्सचेंज से है। जॉर्डन के बादशाह 3 दिन के दौरे पर मंगल को हिंदुस्तान पहुंचे थे। बैंक लोन्स महंगे हो जाएंगे। SBI, ICICI और पंजाब नेशनल बैंक ने कर्जों की शरह सूद में इजाफे का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि लोगों की EMIs बढ़ जाएंगी। ये खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब बैंकिंग सिस्टम में नकदी या कैश फ्लो के हालात ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। खबर मिली है कि HDFC भी अगले हफ्ते अपनी सूद की शरहों को बढ़ा सकता है। इस फैसले का यह मतलब है कि लोगों के होम लोन्स, कार लोन्स और दूसरे कर्जों की माहाना किस्तें बढ़ जाएंगी। हाल ही में एक के बाद एक कई बैंकिंग स्कैम सामने आए हैं, जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और सनतकार करोड़ों रुपए कर्ज लेकर मुल्क से भाग गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम, विजय माल्या स्कैम और रोटोमैक पेंस के मालिक का स्कैम इसकी चंद मिसालें हैं।
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا ہے کہ اس نے پنجاب نیشنل بینک اسکیم کی تحقیقات کے سلسلے میں 41 جائیدادیں ضبط کی ہیں جن کی مالیت 1200 کروڑ روپے ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ممبئی میں 15 فلیٹس اور 17 دفتر، کولکتہ میں ایک مال، علی باغ میں ایک 4 ایکڑ کا فارم ہاؤس اور مہاراشٹر کے ناسک، ناگپور اور پنویل اور تمل ناڈو کے ویلپورم میں 231 ایکڑ زمین ضبط کی ہے۔ حیدرآباد کے قریب رنگا ریڈی ضلع میں 117 ایکڑ کے ایک پارک کو بھی قرق کیا گیا ہے جس کی مالیت 500 کروڑ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ حال ہی میں مسلم پرسنل لا بورڈ سے الگ ہونے والے مولانا سلمان ندوی نے ایک بار پھر آرٹ آف لیونگ کے بانی روی شنکر سے ملاقات کی اور بابری مسجد، رام جنم بھومی مسئلے پر بات چیت کی۔ اس ملاقات کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ یہ بات چیت کامیاب رہی۔ حال ہی میں مولانا سلمان ندوی نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی حیدرآباد میٹنگ کے دوران یہ کہتے ہوئے ہلچل مچا دی تھی کہ مسلمانوں کو بابری مسجد کی زمین چھوڑ دینی چاہیے اور اس کے بجائے ایک دوسرے مقام پر مسجد بنانے کے لیے زمین حاصل کر لینی چاہیے۔ ان کے اس بیان پر ایک تنازع پیدا ہو گیا اور اسی کے نتیجے میں انہیں ایک طرح سے مسلم پرسنل لا بورڈ سے نکالا گیا۔ اس دوران روی شنکر اور سلمان ندوی کی ملاقات پر کئی علماء اور رہنماؤں نے تنقید کی۔ ان مسلم لیڈرز کا کہنا ہے کہ مسلمان ایودھیا مسئلے پر صرف عدالت کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رشیا کا میزائل دنیا میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ 18 مارچ کے الیکشن سے پہلے پوٹین کا پارلیمنٹ میں پالیسی خطا۔ غوطہ بحران کے درمیان پوٹین نے کہا ملیٹنٹس باہر نکلنے کے راستے پر حملے کر رہے ہیں، ہمیشہ صبر نہیں کر سکتے۔ امریکہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد بند کرے، سینیٹرز نے قرارداد پیش کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ شہر حیدرآباد میں پہلی بار ملکہ فرنیچر پر فاروق اشرف کی جانب سے فرنیچر کے 10 آئٹمز ڈبل ڈور الماری کے ساتھ صرف 15,500 میں۔ مہاراجہ فرنیچر سٹائل یا ڈیکولیم فرنیچر کے 10 آئٹم صرف 15,500 میں۔ اس سے زیادہ کی خریداری پر بستر کا مکمل سیٹ اور ایک ڈبل ڈور کی الماری مفت حاصل کیجیے۔ 45,000 سے زیادہ کی خریداری پر سلیپ ریلیکس میٹریسز 3 سال کی وارنٹی کے ساتھ۔ ڈبل ڈور الماری مفت حاصل کیجیے۔ بکنگ کھلی ہے۔ ملکہ فرنیچر، وولٹا ایکس روڈ، حیدرآباد۔ رشیا کا میزائل دنیا میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ 18 مارچ کے الیکشن سے پہلے پوٹین کا پارلیمنٹ میں پالیسی خطا۔ غوطہ بحران کے درمیان پوٹین نے کہا ملیٹنٹس باہر نکلنے کے راستے پر حملے کر رہے ہیں، ہمیشہ صبر نہیں کر سکتے۔ امریکہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد بند کرے، سینیٹرز نے قرارداد پیش کر دی۔ محمد بن سلمان